हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। बच्चों, लास्ट क्लासेस में हमने जो देखा था वो शेयर स्ट्रेस देखी थी। क्रॉस सेक्शन पे बेंडिंग की वजह से कैसे वेरी करती है, उसका नेचर कैसा रहता है, राइट। और डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस पे हमने शेयर स्ट्रेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देख लिया है। शॉर्ट्स फॉर्मूले भी देख लिए हैं और लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था आई सेक्शन पर हम शेयर स्ट्रेस को कैसे दिखाते हैं और उसकी वैल्यू जंक्शन और वेब पे कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो बच्चों, अब नेक्स्ट मूव करेंगे हम चैप्टर नंबर आपका जो 6th होगा, दैट इज द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, हर एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। क्यों कह रहा हूँ, अभी तक जो भी हमने स्ट्रेसेस पढ़ी हैं, जैसे बेंडिंग स्ट्रेसेस पढ़ा है, शेयर स्ट्रेसेस पढ़ी है हमने, राइट, थर्मल स्ट्रेसेस पढ़ी है, एक्सियल लोडिंग से एक्सियल स्ट्रेसेस पढ़ी है हमने, नॉर्मल स्ट्रेस जिसने कहते हैं। अब उनका जो एक पूरी समरी होगी, जो कंबाइंड लोडिंग होगी, कि अगर एक क्रॉस सेक्शन पे बार बार अगर एक ही पॉइंट पे आपका जो सेक्शन है उस पर अगर एक से ज़्यादा लोड हो अलग तरीके का, तो उस केस में कैसे कैलकुलेशन होती है, जो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से डील करती है। तो बच्चों, हमें ये समझना है कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का क्या यूज़ है, कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, चैप्टर क्या है, चैप्टर है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है, और प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल प्लेन। ये होते क्या है, हम इन्हें प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल प्लेन क्यों कह रहे हैं, प्रिंसिपल का क्या मतलब है यहाँ पे, ठीक है। प्रिंसिपल का मतलब क्या है, हमें ये स्टडी करना है इस चैप्टर में। देखो बच्चों, अभी तक हमने क्या देखा, अभी हमने स्ट्रेसेस देखी एट दी क्रॉस सेक्शन पे। अभी तक हमने जो स्ट्रेसेस देखी हैं, जितनी भी पढ़ी है, वो सब क्रॉस सेक्शन पे कैलकुलेट की जाती है। जैसे जैसे हम देखते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस में हमने मेनली पहले क्या पढ़ा था, एक पढ़ी थी हमने टेंसाइल स्ट्रेस, राइट, और एक हमने पढ़ी थी कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है बच्चों। अब ये जो टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को दिखाते कैसे थे, एक ये हम बार बनाते थे, इस बार पे हमने एक एक्सियल लोड लगाया P। अब समझने की बात ये है, जो हम टेंसाइल स्ट्रेस कैलकुलेट करते थे, ठीक है, सिग्मा T, ये होती थी P/A। ये क्या होता था, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, ये क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो बच्चों, बात समझने की ये है कि ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन यानी कि मतलब जो भी स्ट्रेस हम हर बार क्या ले रहे थे, क्रॉस सेक्शन एरिया ले रहे थे ना। यानी कि जो भी स्ट्रेस कैलकुलेट हो रही है वो हमेशा क्या आ रही है, वो आ रही है हमेशा एट दी क्रॉस सेक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि अगर हमें क्रॉस सेक्शन पे निकालनी है स्ट्रेस तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। यहाँ टेंसाइल है, अगर कंप्रेसिव लोड होता, जैसे ये आपका है कंप्रेसिव लोड P, तो यहाँ कंप्रेसिव स्ट्रेस दिखा देते P/एरिया। यहाँ भी एरिया क्या था, क्रॉस सेक्शन एरिया था। क्लियर है, यानी कि ये तो हो गई क्रॉस सेक्शन की बात कर दी हमने। अच्छा, ऐसी दो स्ट्रेसेस हमने और पढ़ी हैं, एक बेंडिंग और एक ट्विस्टिंग। तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या होती है, वो भी क्रॉस सेक्शन पे दिखा जाती है। जो बेंडिंग स्ट्रेस होती है वो भी क्रॉस सेक्शन पे देखते हैं। जैसे मान लो एक ये बीम है, इस बीम के एंड पे हमने हॉगिंग मोमेंट लगाया,
तो हम क्या कैलकुलेट करते थे बच्चों, हम कैलकुलेट करते थे सिग्मा बी, ये क्या वैल्यू होती थी, ये होती m अपॉन z। तो z जो होता था वो होता था हमारा बी डी स्क्वायर बाय 6 रेक्टेंगल के केस में। तो समझने की बात ये है बच्चों, ये जो z है ये लिया जाता है एट दी क्रॉस सेक्शन प्लेन, एट दी क्रॉस सेक्शन प्लेन। इसका मतलब जो सिग्मा बी है वो भी कैलकुलेट हो रही है एट दी क्रॉस सेक्शन प्लेन, पहली बात ये आ गई, ठीक है। ऐसे ही बच्चों ट्विस्टिंग मोमेंट वाली जो आ रही है स्ट्रेस आपकी, वो कैसे है, ठीक है। यानी कि हम बात अगर करें ट्विस्टिंग मोमेंट की, या ट्विस्टिंग यानी कि टॉर्शनल स्ट्रेस की, किसकी, टॉर्शनल स्ट्रेस। टॉर्शनल स्ट्रेस कैसे होती थी, टॉर्शनल स्ट्रेस में हमारे पास एक शाफ्ट है जो एक एंड से क्या है, फिक्स्ड है, राइट। हमने एक ट्विस्टिंग मोमेंट लगा दिया टी, राइट हैंड साइड से देखेंगे तो ये टी क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज जो हम लेते हैं नेगेटिव, ठीक है बच्चों। तो यहाँ जो स्ट्रेस है वो क्या आती थी, टॉर्शनल स्ट्रेस होती थी टी अपॉन जेड पी। जेड पी क्या था, पोलर सेक्शन ऑफ मॉडुलस, जिसकी वैल्यू क्या थी, जे बाय आर। जे क्या था, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो जे है वो किस पे कैलकुलेट होता था, एट दी क्रॉस सेक्शन प्लेन, एट दी क्रॉस सेक्शन प्लेन। इसका मतलब जो टॉर्शनल स्ट्रेसेस है वो भी किस पे कैलकुलेट हो रही हैं, एट दी क्रॉस सेक्शन प्लेन, एट दी क्रॉस सेक्शन प्लेन, ठीक है। तो ये तो वैल्यूज हमने निकाल ली बच्चों कि एट दी क्रॉस सेक्शन प्लेन पे हमारी ये चीजें आ रही है। इसका मतलब हमने ये जो फॉर्मूले पढ़े हैं अभी तक, ये सिर्फ क्रॉस सेक्शन पे लाई करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रॉस सेक्शन के लिए वैलिड करेंगे। क्रॉस सेक्शन का मतलब है ये। अब जरा असली पिक्चर में घुसते हैं कि होता क्या है बेसिकली, ठीक है। इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है। उससे पहले मैं आपको समझाऊंगा स्ट्रेस टेंसर क्या होता है। अब जरा असली बातें करेंगे समझना, ठीक है। यानी कि जितनी भी स्ट्रेसेस अभी तक हमने पढ़ी हैं वो सब क्या है, वो सब क्रॉस सेक्शन प्लेन पे कैलकुलेट की जाती है। अब हमारे पास एक चैलेंज आता है, एक प्रॉब्लम है हमारे पास। क्या प्रॉब्लम है, देखो मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद डिटेलिंग देखेंगे, फिर स्ट्रेस टेंसर क्या होता है वो भी देखेंगे। तो बच्चों पहले कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं, एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है क्या, उसके बाद देखेंगे टेंसर क्या होता है, फिर यूनिएक्सियल लोडिंग में कैसे हम प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेस को फाइंड आउट करते हैं, प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होती हैं, ठीक है। अच्छा देखो बच्चों ध्यान से समझना, मैं जो बताने जा रहा हूँ। पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, हेडिंग डालेंगे कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। ये बच्चों आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, बिल्कुल अंदर की चीज़ें हैं, बहुत सिंपल वे में बताऊंगा। समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोशिश करना समझने की, बार बार देखना रिपीट करके वीडियो। देखो जैसे सपोज बच्चों हमने क्या किया, एक हमारा बार है, ठीक, ये हमने एक बार बनाया, ये हमारा बार है। अब मैंने क्या किया, मैंने सेंटर पे एक टेंसाइल फोर्स लगाया P। तो हुआ क्या, देखो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, हम जब कभी भी किसी भी मेंबर का डिज़ाइन करते हैं ना, तो हम हमेशा पॉइंट को कंसिडर करते हैं। उसका रीज़न ये होता है, स्ट्रेस जो होती है बच्चों वो पॉइंट फंक्शन है। स्ट्रेस क्या होती है, यहाँ नोट करके लिखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमेशा पॉइंट फंक्शन होती है। स्ट्रेस हमेशा पॉइंट पे कैलकुलेट की जाती है। स्ट्रेस इज ऑलवेज
कैलकुलेटेड एट दी पॉइंट, ये क्वेश्चन आ जाता है कि स्ट्रेस क्या है, पॉइंट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, क्या चीज़ है, तो ये पॉइंट फंक्शन है, पॉइंट पे कैलकुलेट किया जाता है। तो जब ये पॉइंट पे कैलकुलेट की जाती है तो बच्चों हमें सबसे पहली बात ध्यान देने वाली ये होती है कि हमें वो पॉइंट निकालना है जिस पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हो। हमें वो पॉइंट निकालना है जिस पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हो। पहली चीज़ उसे हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट किसे कहते हैं? उस पॉइंट को कहते हैं जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो। ठीक है, डेफिनेशन लिखाऊंगा मैं क्रिटिकल पॉइंट की क्या होती है। तो यहाँ अब इस केस में क्या है, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि ये एक पॉइंट है, यहां पे थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लो एक पॉइंट है ये, अब मुझे सपोज ये क्रिटिकल पॉइंट है, मैं ये बताऊंगा ये क्रिटिकल पॉइंट ही होता है इस केस में, इस लोडिंग के करस्पॉन्डिंग ये हमेशा क्रिटिकल पॉइंट होता है, मैं समझाऊंगा आपको। अब मैंने ये पॉइंट तो फाइंड आउट कर लिया, रीजन भी बताऊंगा कैसे क्रिटिकल पॉइंट है ये, देखेंगे उसे यूनिवर्सल लोडिंग के केस में। अब बच्चों बात समझने की क्या है, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, इसमें फोकस पूरा चाहिए यहाँ पे। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो पॉइंट है अगर ये क्रिटिकल पॉइंट है तो अब ये पॉइंट ऐसा एक पॉइंट होता है जिस पे कई सारे प्लेन पास होते हैं। समझने की बात ये है कि प्लेन कई है, एक प्लेन नहीं है। एक प्लेन तो हो गया वो क्रॉस सेक्शन प्लेन जिस पे हमने स्ट्रेस कैलकुलेट करी, ठीक है। एक प्लेन क्या होगा, एक प्लेन देखो ये भी हो सकता है, ये यहां से पास हो रहा है इस जगह से, ठीक है बच्चों। एक प्लेन ये भी हो सकता है, ठीक है। एक प्लेन आपका ये भी हो सकता है और एक प्लेन आपका ये भी हो सकता है। कहने का मतलब है इनफाइनाइट प्लेन होंगे जो इस पॉइंट से पास होंगे, इनफाइनाइट प्लेन होंगे बच्चों जो इस पॉइंट से पास होंगे। तो अब हमें सबसे पहले ये पता करना है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर इस पॉइंट को सेफ होना है तो हमें वो प्लेन ढूंढना पड़ेगा इस पॉइंट पे जिस पर सबसे ज्यादा स्ट्रेस हो। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है, क्योंकि हर प्लेन का एरिया, हर प्लेन का अगर इस पॉइंट को मैं इनलार्ज करके देखूं, मान लो ये वो पॉइंट है, ठीक। अब मैं कहता हूं कि मान लो एक प्लेन ये हो गया, ठीक है, इस सेंटर पॉइंट से देखें, एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, ऐसे कई प्लेन हो सकते हैं जो इस पॉइंट से पास होंगे। तो समझने की बात ये है बच्चों, हर प्लेन पे एरिया और लोडिंग कंडीशन अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। हर प्लेन पे एरिया और लोडिंग कंडीशन क्या होगी, अलग अलग हो जाएगी। बात समझ में आ रही है मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों कि हर प्लेन पे एरिया और लोडिंग अलग अलग हो जाएगी। अगर मैं इसे सर्कल मान के चलूँ तब तो क्रॉस सेक्शन जो एरिया ये होगा वही एरिया होगा, क्योंकि यहाँ भी डायमीटर है, यहाँ भी डायमीटर है, बट ये सर्कल होता नहीं है प्रैक्टिकली, ये होता है स्फीयर, ये होता है स्फीयर। समझ में आ रही है बात? और स्फीयर को जब आप बीच में से काटोगे तो उसका एरिया अलग अलग आता है, ठीक है, एरिया अलग अलग आता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये लोड जो है, ये लोड भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही प्लेन इंक्लाइंड हुआ तो लोड भी चेंज होगा। देखो मैं बता सकता हूँ कैसे होगा, ठीक है, डिस्कस करेंगे वो कैसे होगा। तो यहाँ हम एक बात ध्यान रखेंगे कि जैसे ही हमारा क्रॉस सेक्शन छोड़ के प्लेन चेंज हुआ, मेरा एरिया भी चेंज हो गया, मेरा फोर्स भी चेंज हो गया। तो यहाँ पर एक नोट करने वाली बात क्या आई, नोट करने वाली बात हुई कि एज प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, एज प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन में किसे मानूंगा, जिस फोर्स के परपेंडिकुलर जो मुझे प्लेन मिलेगा मैं उसे क्रॉस सेक्शन प्लेन मानूंगा, ठीक है। अभी मेरा क्रॉस सेक्शन प्लेन ये था क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल बना रहा था इस फोर्स से, लेकिन जैसे ही मैंने प्लेन चेंज किया तो मेरा प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो जाएगा, तो मैं इसके 90 डिग्री पे देखूंगा फिर कि मेरा फोर्स क्या होगा। जैसे सपोज ये लाइन ऑफ एक्शन इसका है, ये हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर फोर्स, राइट।
ऐसे ही इसके परपेंडिकुलर दूसरा फोर्स मिलेगा, तो फोर्स बदलता जाएगा, प्लेन चेंज होता जाएगा, फोर्स बदलता जाएगा। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है ना फोर्स। ठीक है, एज ए प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, एज ए प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन इज चेंज, तो क्या कंडीशन होगी, दो कंडीशन होगी। जैसे ही प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा, आपका क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेन विल बी डिफरेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेन एंड फोर्स perpendicular to the plane, perpendicular to the क्रॉस सेक्शन प्लेन कहना चाहिए, परपेंडिकुलर टू दी क्रॉस सेक्शन प्लेन क्या होंगे, ये हो जाएगा चेंज, यानी कि विल बी डिफरेंट, ये चेंज हो जाएंगे। पहली बात, तो बात समझ में ये आई बच्चों कि जब हमारा एरिया चेंज हो गया, क्योंकि देखो बात ये है कि ये जो एरिया है, जो प्लेन वाला है मेरा डिफरेंट, इसका एरिया जो होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन फिर भी ये इसी पॉइंट पे लाई कर रहा है। हमें उस पॉइंट को बचाने के लिए उस पॉइंट से पास होने वाले सारे प्लेन को देखना पड़ेगा उस पॉइंट पे। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? अच्छा, तो जैसे ही हमारा प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन हुआ चेंज, एरिया हो गया प्लेन का चेंज, फोर्स भी हो गया चेंज। क्लियर है? तो जब ऐसा हुआ तो स्ट्रेस भी क्या हो जाएगी, स्ट्रेस भी हो जाएगी चेंज, क्योंकि स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स चेंज हुआ, एरिया चेंज हुआ, तो स्ट्रेस भी हमारी चेंज हो गई। इसका मतलब कि जो स्ट्रेस हमने कैलकुलेट करी थी फोर्स अपॉन एरिया, क्या ये रहेगी? नहीं, दूसरे प्लेन पे जो फोर्स आएगा उसे देखेंगे और दूसरे प्लेन का जो एरिया आएगा उसे देखेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन फोर्स चेंज, एरिया चेंज है। जो पहला फोर्स और एरिया था वो नहीं रहेगा, बस ये फर्क आ गया। क्लियर है? तो बच्चों अब ध्यान देने वाली बात ये है, मैं आपको पहले असली कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इसका, कि क्यों हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और प्रिंसिपल प्लेन को कैलकुलेट करते हैं। पढ़ तो लेते हैं, सब पता कुछ नहीं होता। तो बच्चों अब क्या करना है, अब हमें वो एरिया ढूंढना है, वो प्लेन ढूंढना है जिस पे स्ट्रेस मैक्सिमम हो। क्योंकि अगर मैंने वो प्लेन ढूंढ लिया जिस पे स्ट्रेस मैक्सिमम होगी, तो ये जो पॉइंट है ये उसी प्लेन में फेल करेगा, क्योंकि उस पे स्ट्रेस मैक्सिमम है। बात समझ में आ रही है मेरी? इस पॉइंट से पास होने वाला वो प्लेन ढूंढना है जिस पे स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि स्ट्रेस तो चेंज हो जाती है ना। स्ट्रेस जो है वो चेंज हो रही है, हर पॉइंट, हर प्लेन पे चेंज हो रही है, उस पॉइंट से पास हो रही है। यहाँ स्ट्रेस कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी। आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट दी प्लेन ऑन विच नॉर्मल स्ट्रेस इज मैक्सिमम। क्लियर हो रही है बात? तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब जिस प्लेन पे मेरी स्ट्रेस मैक्सिमम होगी, कौन सी? नॉर्मल स्ट्रेस। जिस प्लेन पे मेरी स्ट्रेस मैक्सिमम होगी, कौन सी? नॉर्मल स्ट्रेस। वो प्लेन कहलाता है बच्चों प्रिंसिपल प्लेन। उसी प्लेन पे हमें फोकस रखना है, हमें फोकस जो है उसी प्लेन पे करना है, राइट? और उस प्लेन पे जो भी नॉर्मल स्ट्रेस है, उस प्लेन, उस स्ट्रेस को हम कहते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस। बस इतनी सी बात है, ठीक है? तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें पहले प्रिंसिपल प्लेन को फाइंड आउट करना है। सबसे पहला काम होता है बच्चों क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड आउट करना। क्रिटिकल पॉइंट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है? वो लोडिंग के करस्पॉन्डिंग फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है? वो भी बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कैसे हम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये मेरा प्रिंसिपल प्लेन है, इस पे मैंने चेक किया तो मेरी मैक्सिमम स्ट्रेस आ रही है नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है? क्लियर हुई बात? अब देखो, सबसे पहला हम लिखे नोट, सब नोट चलना है हम यहाँ। सबसे पहला नोट लिखेंगे यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट पे हमने देखना है
सबसे पहले हेडिंग किसकी आई है? प्रिंसिपल प्लेन की, कि प्रिंसिपल प्लेन की डेफिनेशन होती क्या है। तो हम लिखेंगे प्रिंसिपल प्लेन इज द प्लेन at which the normal stress will be maximum। ध्यान रखेंगे बच्चों, प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन होता है जिस पर नॉर्मल स्ट्रेस रहती है मैक्सिमम। एक बात और ध्यान रखनी है यहां पर, इंपॉर्टेंट है कि प्रिंसिपल प्लेन पे हम शेयर स्ट्रेस 0 लेते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी है, सिर्फ हमें नॉर्मल स्ट्रेस देखनी है, उसका रीजन मैं बताऊंगा आपको क्यों। ठीक है, तो दूसरी बात आगे की प्रिंसिपल लिखेंगे एट द प्रिंसिपल प्लेन shear stress will always जीरो। ध्यान रखेंगे बच्चों, क्यों अभी मैं बताता हूं। ये टेंडेंसी क्या है इसकी टेंडेंसी है आपकी नॉर्मल। तो पहले हम नॉर्मल का इफेक्ट देखेंगे। नॉर्मल फोर्स से नॉर्मल स्ट्रेस क्रिएट होती है, तो इसीलिए हम पहले वो प्लेन ढूंढेंगे जिसपे परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से स्ट्रेस ज्यादा है। अभी हम शेयर का इफेक्ट नहीं देख रहे। आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रिंसिपल प्लेन है उस पे कभी भी शेयर स्ट्रेस होती नहीं है। प्रिंसिपल प्लेन पे कभी भी शेयर स्ट्रेस होती नहीं है। तो हमें वो प्लेन ढूंढना है, मान लो ये वो प्रिंसिपल प्लेन है, तो इस पे शेयर स्ट्रेस नहीं होगी, इस पे सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस होगी, और वो भी रहेगी मैक्सिमम। वो भी क्या रहेगी? मैक्सिमम। ठीक है, अभी मैं सिर्फ प्रिंसिपल प्लेन की डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, फिर इसमें मेजर प्रिंसिपल प्लेन भी देखते हैं, माइनर प्रिंसिपल प्लेन भी देखते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे दो प्लेन होते हैं जिसपे शेयर स्ट्रेस नहीं होगी। एक पे प्रिंसिपल, ऐसे हमारे दो प्लेन हो गए जिसपे शेयर स्ट्रेस नहीं होगी, एक पे आपकी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस रहेगी, एक पे आपकी मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस रहेगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होगी? द स्ट्रेस, लिखेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा, या सॉरी डेफिनेशन क्या होगी? प्रिंसिपल स्ट्रेस, बात कर रहे हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस के। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस इज द स्ट्रेस विच एग्जिस्ट, प्रिंसिपल स्ट्रेस is the stress which exists on the principal plane। यानी कि प्रिंसिपल प्लेन पे आने वाली जो भी स्ट्रेस होगी वो होगी हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेस। प्रिंसिपल स्ट्रेस एक तरह से नॉर्मल स्ट्रेस भी होती, ध्यान रखना। इसका नेचर कैसा होता है? इसका नेचर होगा हमेशा नॉर्मल, शेयर नहीं कंसिडर करते हम। ठीक है, शेयर को हम कंसिडर नहीं करते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों? ये हो गया कॉन्सेप्ट। तो प्रिंसिपल प्लेन क्या हो गया? पहले तो हमें पॉइंट ढूंढना है जो क्रिटिकल हो, उसको ढूंढने का एक तरीका है, एक मेथड है जो मैं आपको समझाऊंगा, यहां नहीं बता सकता। ठीक है, जब कंबाइंड लोडिंग पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, अभी आने वाली है वो, तब आपको समझ में आएगी कि क्रिटिकल पॉइंट पहले कैसे निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट के बाद हम, चलो यहीं पर बता देता हूं मैं, फिर आपको कंफ्यूजन होगा। तो हम पहले क्रिटिकल पॉइंट को देखो कैसे निकालते हैं। प्रिंसिपल प्लेन, आई होप मुझे आपको समझ में आ गया होगा कि हम प्रिंसिपल प्लेन क्यों निकालते हैं। उसके बाद उस पर नॉर्मल स्ट्रेस देखते हैं, शेयर स्ट्रेस का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, शेयर स्ट्रेस का रोल क्यों नहीं होता वो भी डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल प्लेन पे कोई कभी भी शेयर स्ट्रेस एग्जिस्ट नहीं करती है।
ये कुछ बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, क्योंकि सबसे पहला स्टेप वो ही है। अगर वो ही नहीं आएगा तो फिर बढ़ेंगे कैसे आगे। देखो बच्चों, ध्यान से समझना होगा। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास एक ये शाफ्ट है, हमारे पास ये शाफ्ट है। ठीक है, अब यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने एक एक्सियल लोड लगाया P, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A है। यहीं पर मैंने क्या किया, एक मोमेंट लगाया हॉगिंग M, जो बेंड होगा। ठीक है, और यहीं पे मैंने क्या किया बच्चों, एक ट्विस्टिंग मोमेंट भी लगा दिया T। कैसे दिखाए हैं, ये यहां से दिखा देते हैं, यहीं पे एक हमने ट्विस्टिंग मोमेंट भी दिखा दिया T। तो तीन तीन चीजें लग गई। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड आउट करना है कि हमें पहले वो पॉइंट देखना है जिस पे स्ट्रेस हमें निकालनी है। पहले हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, फिर उस क्रिटिकल पॉइंट पे हमें प्रिंसिपल प्लेन को फाइंड आउट करना है, फिर उस प्रिंसिपल प्लेन को फाइंड आउट करके उस पे आने वाली प्रिंसिपल स्ट्रेस को फाइंड आउट करना है। ठीक, सीधा सा कंसेप्ट है। देखो सीधा सीधा कंसेप्ट है बच्चों। अगर इसको बचाना है टूटने से, फेल होने से अगर इसे बचाना है, तो सबसे पहले इस पूरे स्ट्रक्चर में वो पॉइंट फाइंड आउट करो जिसपे सबसे ज्यादा स्ट्रेस हो। ठीक है, तो वो पॉइंट क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट। अब उस क्रिटिकल पॉइंट को अगर हमने फाइंड आउट कर लिया तो उस पे जो प्लेन बनेगा जिसपे मैक्सिमम स्ट्रेस होगी, उसको अगर हम फाइंड आउट कर ले तो फिर हम इसे टूटने से, फेल होने से बचा सकते हैं। ठीक है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। तो अब वो पॉइंट कहां पर लाई करेगा, कैसे बताएं। देखो अब इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जब मैं सॉम पढ़ाता हूं, बार बार मेरा मकसद यही होता है बच्चों कहने का कि सबसे पहले सारी स्ट्रेसेस पढ़ डालो। बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ डालो, टॉर्शनल स्ट्रेस पढ़ डालो, एक्सियल नॉर्मल स्ट्रेस पढ़ डालो, तब जाके आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस वाला टॉपिक समझ में आएगा। देखो अब उसका क्या यूज है, अब यहां पर पता लगेगा। जनरली क्या होता है, सब टीचर इसको सेकंड चैप्टर में पढ़ाते हैं, वो कैसे पढ़ा देते हैं वो मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको इन सब की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को नहीं स्टडी कर सकते। अब देखो जो हमने पीछे पढ़ा है उसका कितना फायदा होगा यहाँ पे। अब मुझे पता है, देखो अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया तीनों के लिए बराबर होगा, ट्विस्टिंग मूवमेंट में भी क्रॉस सेक्शन एरिया वही है, बेंडिंग मूवमेंट में भी क्रॉस सेक्शन एरिया वही है, और एक्सियल लोडिंग के केस में भी क्रॉस सेक्शन एरिया वही है। अब मैं क्या करूं, तीनों का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखता हूं। देखो सबसे पहले मैंने एक्सियल लोड की वजह से देखा, सबसे पहले मेरी एक्सियल स्ट्रेस होगी। देखो यहां पर क्या, क्रॉस सेक्शन पे तीनों क्रॉस सेक्शन पे कैलकुलेट होगी। तो एट दी क्रॉस सेक्शन प्लेन, ठीक है, एट दी क्रॉस सेक्शन प्लेन सबसे पहले मैं टेंसाइल स्ट्रेस निकालूंगा। सिग्मा टी कितना हो जाएगा, पी बाय एरिया, इतने मेगा पास्कल, इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, और इसकी वैल्यू क्या रहती है बच्चों, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहती है ओवर दी क्रॉस सेक्शन प्लेन। मान लो इसकी वैल्यू इतनी है। ठीक है, ये प्लेन कौन सा है, ये प्लेन है बच्चों क्रॉस सेक्शन प्लेन। ठीक है, ये हमने बना दिया कि इसकी इतनी वैल्यू होगी। फिर फर्स्ट सेकंड क्या आएगा, सेकंड आएगा, मैं कहूँगा कि मेरी बेंडिंग स्ट्रेस कितनी है भैया बताओ। m बाय जेड कैलकुलेट करिए, z की वैल्यू पता ही है मुझे, जो भी होगी इसके लिए इतने मेगा पास्कल। लेकिन मुझे मालूम है क्या, ये कौन सा मूवमेंट लगा हुआ है बच्चों, ये हॉगिंग है, तो हॉगिंग मूवमेंट लगा हुआ है तो ऊपर टेंसाइल रहेगी, नीचे कॉम्प्रेसिव रहेगी। ऊपर टेंसाइल रहेगी, नीचे कॉम्प्रेसिव, न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होगी, जीरो। तो न्यूट्रल एक्सिस मान लो यहां पे है, तो मेरी बेंडिंग स्ट्रेस मान लो ये होगी। ठीक है, मेरी बेंडिंग स्ट्रेस ये होगी, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बना बेंडिंग स्ट्रेस का। तो ये कैसे वेरी करेगी, ये भी एरो की तरह ही वेरी करेगी। ऊपर टेंसाइल है, ऊपर हमारी टेंसाइल है, ठीक है, ऊपर हमारी टेंसाइल है, नीचे हमारी क्या है, कंप्रेसिव है, नीचे हमारी कंप्रेसिव। समझ में आ रही है बात, ठीक हो गई बात। नेक्स्ट थर्ड हमने कैलकुलेट करना है क्या,
थर्ड हमने क्या कैलकुलेट करना है, थर्ड वन हैज टू बी कैलकुलेट क्या, टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस। टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला कितना होता है, 16T अपॉन पाई डी की क्यूब। टॉर्क मेरा लगा हुआ है, यहां से मैं कैलकुलेट कर लूंगा। बेंडिंग स्ट्रेस भी कैलकुलेट करी जाती थी 32M अपॉन पाई डी की क्यूब, वो यही आएगी। अब इसका वेरिएशन कैसा होता है, टॉर्शनल स्ट्रेस हमने देखा है वो मैक्सिमम रहती है, कहां मैक्सिमम रहती है बताओ, टॉर्शनल स्ट्रेसेस कहां मैक्सिमम रहती है बच्चों, टॉर्शनल स्ट्रेसेस भी हमने देखा है वो आउटर एरिया पे मैक्सिमम रहेगी, सेंटर पे क्या रहती है वो 0, ठीक है। वो भी उसका वेरिएशन भी ऐसा ही होता है टॉर्शनल स्ट्रेस का। अब मूवमेंट देखो, मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, जब मूवमेंट की डायरेक्शन होगी तो ये वाले जो फाइबर होंगे और ये वाले जो फाइबर होंगे, सारे के सारे फाइबर जो होंगे वो हमारे एक ही डायरेक्शन से खींचेंगे। समझ में आ रही है बात। तो यहां पे हमारी एक टॉर्शनल मूवमेंट होगी ये। अब इसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, ये छोटा होगा कि बड़ा होगा। मैं मान के चलता हूं कि इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है सपोज, ठीक है, और इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो ये यहाँ तक चला गया, ये मेरा टॉर्शनल मूवमेंट वाली हो गई, ठीक है। ये आ गई हमारी टॉर्शनल मूवमेंट वाली। अब बच्चों आप क्लियरली देख सकते हो फिगर से, मुझे क्लियरली दिख रहा है, असली चीज़ पढ़ा रहा हूँ मैं आपको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अब मैं कहता हूँ मेरा पॉइंट ये था ए और ये पॉइंट था मेरा बी, तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो आप इस फिगर से देख के बता सकते हो कि कहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है, कहाँ है सबसे ज़्यादा स्ट्रेस बच्चों, इस लेयर पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है और एक नीचे वाली लेयर पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है। कहने का मतलब क्या है कि जो भी क्रिटिकल पॉइंट होगा वो बीच में कहीं नहीं होगा, वो आउटर लेयर पे होगा, या तो वो यहां होगा, ठीक है, या तो वो यहां होगा। समझ में आ रही है बात बच्चों। ये क्रॉस सेक्शन पे है, ये वेरिएशन जो मैंने दिखाया है वो क्रॉस सेक्शन पे दिखाया है। समझ में आ रही है बात, ये जो वेरिएशन दिखाया है मैंने क्रॉस सेक्शन पे। अब बात को ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। अब मैं अगर फिक्स पॉइंट, ये तो हो गया क्रॉस सेक्शन, क्या यहां भी चेंज हो रहा है क्या एरिया, एरिया तो यहां भी वही है, ये फिक्स ही तो है लेयर। फर्क क्या है, ये लेयर सिर्फ फिक्स है, यहां भी तो एरिया वही है, ठीक है। तो जो मैंने यहां दिखाया है वेरिएशन स्ट्रेस का, क्या वो भी यही होगा, यहां क्या इससे अलग होगा, ये समझने की बात है, ये समझनी है बात। यहां क्या इससे अलग होगा, देखो ध्यान से समझना जो बच्चों मैं बात बताने जा रहा हूं। मैंने आपको स्ट्रेस वाला फॉर्मूला पढ़ाया था कि क्या स्ट्रेस वाला, देखो यहां देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से, यहां देखो जो बेंडिंग स्ट्रेस है, जो बेंडिंग स्ट्रेस है, इस बेंडिंग स्ट्रेस में क्या हो रहा है कि ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट क्या वेरी कर रहा है, नहीं, ये मूवमेंट कांस्टेंट रहेगा। सेक्शन ऑफ मॉडल मेथड से देख सकते हैं, यहां सेक्शन लेंगे तो ये मूवमेंट की वैल्यू कांस्टेंट है। ध्यान से समझना बच्चों, क्या इसमें ट्विस्टिंग मूवमेंट चेंज हो रहा है, नहीं, ये भी कांस्टेंट है। क्या डी चेंज हो रहा है, नहीं। क्या एम चेंज हो रहा है, नहीं। क्या डी चेंज हो रहा है, नहीं। इसका मतलब जो वेरिएशन मैंने यहां दिखाया है वो वेरिएशन यहां भी होगा, बिल्कुल सही बात है, वो वेरिएशन यहां भी होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट मेरा कहां है, क्रिटिकल पॉइंट मेरा यहां नहीं होगा, क्योंकि यहां से नहीं टूटेगा, ये जहां से फिक्स है वहां से टूटेगा। जब वेरिएशन सेम है हर क्रॉस सेक्शन पे शाफ्ट के, तो ये वहां से ब्रेक करेगा जहां से वो फिक्स होगा, क्योंकि वहीं से उसे रिएक्शन मिलेगी। वेरिएशन एक जैसा होगा क्रॉस सेक्शन में, नो डाउट, लेकिन रेजिस्ट कहां हो रहा है, इस पॉइंट पे हो रहा है। फ्री एंड पे कभी नहीं टूटेगा, टूटेगा फिक्स से। तो बच्चों ये जो पॉइंट हुआ, ये आखिरी में जो पॉइंट बैठे हैं मेरे दो, ये पॉइंट है मेरे क्रिटिकल पॉइंट, ये पॉइंट है मेरे क्रिटिकल पॉइंट, ठीक, ये पॉइंट है मेरे क्रिटिकल पॉइंट। तो अब बात समझने की, इन दोनों में से कौन सा पॉइंट लिया जाए, तो ध्यान से समझना बच्चों, यहां ध्यान से समझनी है बात। ये जो नीचे वाली जो लेयर है, इस पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आ रही थी, बिल्कुल आ रही थी, इस पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आ रही थी। और ये जो हमने कैलकुलेट किया है ये टॉर्शन स्ट्रेस है, यानी इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर है बच्चों शेयर का, और इसका नेचर कैसा है, इसका बच्चों है नॉर्मल का।
ध्यान से समझनी है बात। इसका नेचर क्या है, ये भी नॉर्मल है, तो नॉर्मल को नॉर्मल के साथ ही अलजेब्रिक सम कर सकते हैं। तो जो शेयर का इफेक्ट आ रहा है वो तो वैसा ही रहेगा जो ऊपर है। ध्यान से समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। शेयर का जो इफेक्ट है वो तो दोनों पॉइंट पे एक जैसा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट पे एक जैसी रहेगी, ठीक। लेकिन इसका जो एक नेचर है वो नीचे है कॉम्प्रेसिव, कॉम्प्रेसिव यानी कि नेगेटिव, ठीक है। और ये कैसी है, ये पॉजिटिव है, तो ये हर पॉइंट पे पॉजिटिव है। ये वाली जो वैल्यू है बेंडिंग स्ट्रेस, ये हर पॉइंट पे पॉजिटिव नहीं है, ये ऊपर पॉजिटिव है सिर्फ और नीचे नेगेटिव है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं नीचे वाली लेयर को देखूं, नीचे वाली लेयर को देखूं तो वहां टोटल नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा नीचे वाली लेयर पे। अगर मैं बॉटम लेयर पे देखूं कि जो मेरी बॉटम लेयर है उस पे मेरी टोटल नॉर्मल स्ट्रेस कितनी होगी, एक टेंसाइल माइनस के बेंडिंग से आने वाली कॉम्प्रेसिव। समझ में आ रही है बात? बेंडिंग से आने वाली कॉम्प्रेसिव। शेयर तो कांस्टेंट है हर पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट पे शेयर का इफेक्ट सेम है, ठीक। अच्छा, टोटल नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो अपर लेयर पे कितनी है, टॉप लेयर कह लें, ठीक है। तो बताओ कितनी होगी, वो होगी सिग्मा टी प्लस सिग्मा बी से आने वाली टेंसाइल जो ये है। तो बच्चों ध्यान से समझना, क्या इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा कि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? टॉप का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, क्योंकि जो टोटल नॉर्मल स्ट्रेस है टॉप पर वो ज्यादा होगी टोटल नॉर्मल स्ट्रेस बॉटम से। इसका मतलब इसका, और दोनों पे शेयर का इफेक्ट सेम है, दोनों पे शेयर का इफेक्ट सेम है। इसका मतलब ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, इस पे तो कम स्ट्रेस है, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा। अब अगर हमें इसे टूटने से बचाना है, अब अगर हमें इसे टूटने से बचाना है तो हमें इस पॉइंट को डिजाइन करना होगा। हम इस पॉइंट को देखेंगे, बाकी सारे पॉइंट हटा देंगे, बाकी सारे पॉइंट हटा देंगे, सिर्फ इस पॉइंट को कंसिडर करना है हमने। ठीक हो रही है बात? अच्छा, पॉइंट हमने ढूंढ लिया, पॉइंट हमने ढूंढ लिया। अब हम क्या करें? अब हम इस पॉइंट से वो प्लेन ढूंढेंगे जिस प्लेन पे स्ट्रेस मैक्सिमम होगी। अभी भी इस पॉइंट पे अभी भी एक प्लेन ऐसा होगा जिस पे स्ट्रेस मैक्सिमम होगी, हर प्लेन पे नहीं होगी। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से हम क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। पहले हमारा यही मेथड होता है, इसी प्रोसीजर से हमें जाना होता है जब कभी भी हम डिजाइन करते हैं। समझ में आ गई बात? तो क्रिटिकल पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? क्रिटिकल पॉइंट हमारा पॉइंट होगा डी, ठीक है, ए बी सी डी। डी हमारा क्या है यहां पे? डी हमारा होगा क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक। तो क्रिटिकल पॉइंट की क्या डेफिनेशन हो जाएगी स्टूडेंट? क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर टोटल स्ट्रेस जो होती है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, टोटल स्ट्रेस, ठीक है, जिस पर टोटल स्ट्रेस क्या होने चाहिए? मैक्सिमम। तो यहां डेफिनेशन दे सकते हैं, इट इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट at which total stress will be maximum। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, राइट। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद आगे हम मूव करेंगे। उसके बाद हम प्रिंसिपल प्लेन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम प्रिंसिपल प्लेन को फाइंड आउट करने के बाद प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को कैसे निकालते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप हम मूव करेंगे, ठीक है। तो ये तो कहानी हो गई कंसेप्ट की कि व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड प्रिंसिपल प्लेन ओवर द क्रॉस सेक्शन, और वी कैन से दैट एट द पॉइंट। क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं बच्चों इसमें
स्ट्रेस टेंसर होता है। अब स्ट्रेस तो हमारी लग रही है कंबाइंड में, तो अब ये जो पॉइंट है इसको दिखाते कैसे हैं, इसको डिनोट कैसे, पॉइंट तो हमने निकाल लिया, अब इसको मैथमेटिकली कैसे दिखाएं या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो। किसी भी स्ट्रेस को दिखाने के लिए किसी भी पॉइंट पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, ठीक है, उसको हमें समझना है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे देखते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रेस टेंसर, ठीक है। स्ट्रेस टेंसर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है स्ट्रेस को दिखाने का, और अगर उसे हम मैट्रिक्स में देखने लगे, उसका अगर हम मैट्रिक्स फॉर्मेशन करें तो उसको कहते हैं स्ट्रेस टेंसर, ठीक है। स्ट्रेस टेंसर एक बेसिकली मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है स्ट्रेस का किसी भी पॉइंट पे, ठीक। तो हेडिंग डालेंगे स्ट्रेस टेंसर, दिखाते कैसे हैं स्ट्रेस को, स्ट्रेस टेंसर। हमें पता है टेंसर क्वांटिटी होती है, ठीक है। स्ट्रेस टेंसर क्या होता है, स्ट्रेस टेंसर की अगर हम डेफिनेशन लिखना जाए तो लिखेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट, इंपॉर्टेंट है, एट अ पॉइंट। कैसे दिखाते हैं, पहले हम देखते हैं कि किसी बॉडी पे स्ट्रेस को कैसे दिखाते हैं, उसके बाद मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। देखो बच्चों, मान लो ये आपका एक क्यूबॉइड है, ठीक है। अब इस पे स्ट्रेस दिखानी है हमें, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। नॉमेनक्लेचर जो है वो कैसे करेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ स्ट्रेस कैसे करें। मैंने बताया था कि सिग्मा एक्स, देखो सिग्मा जो होती है ना, नॉर्मल स्ट्रेस को हम दिखाते हैं सिग्मा से, जो नॉर्मल स्ट्रेस होती है, नॉर्मल स्ट्रेस उसको हम दिखाते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा ए बी, ए का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब हुआ प्लेन, बता चुका हूं पहले, बी का मतलब हुआ डायरेक्शन, ठीक, बी का मतलब हुआ डायरेक्शन, क्लियर है पहला। दूसरा नॉमेनक्लेचर होता है शेयर का, यानी कि शेयर स्ट्रेस को दिखाते हैं टाउ से, ये भी होगा टाउ ए बी। ए का मतलब क्या हुआ, प्लेन, और बी का मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन, ठीक, समझ में आ रही है बात। ये तो हो गया नॉमेनक्लेचर। अब मुझे पता है मेरा प्लेन कौन सा है, मैंने आपको बताया था कि जो भी एक्सिस जिसको भी काटेगी वो प्लेन हो जाएगा। मान लो मैं एक एक्स एक्सिस खींचता हूँ, यहाँ पे ये खींची मैंने, ये मेरी क्या है, एक्स एक्सिस है। ऐसी ही मेरी ये क्या है, ये मेरी वाई एक्सिस है इस पॉइंट पे, और ऐसी ये मेरी जेड एक्सिस है। तो ये जेड एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। समझ में आ रही है बात। तो जेड एक्सिस ने किस किस प्लेन को काटा, वाई ने किस किस प्लेन को काटा, एक्स ने किस किस प्लेन को काटा। एक्स ने दो प्लेन काटे, एक ये और एक ये। तो ये मेरा क्या हुआ, ये कौन सा प्लेन हुआ, मेरा एक्स प्लेन हुआ, क्योंकि एक्स प्लेन इसलिए हुआ क्योंकि एक्स एक्सिस ने इसी प्लेन को काटा, एक ही प्लेन है, ये भी मेरा क्या है, एक्स प्लेन है। वाई ने किस किस प्लेन को काटा, एक ही नीचे वाला और एक ये ऊपर वाला, तो ये हो गया मेरा वाई प्लेन, और ये भी मेरा हो गया वाई प्लेन। समझ में आ रही है बात बच्चों। ये भी कौन सा है, मेरा नीचे वाला है, नीचे वाला ध्यान रखना, इसका टॉप, इसका बॉटम, इसका राइट लेफ्ट, इसका राइट मोस्ट लेफ्ट, इसका लेफ्ट राइट मोस्ट, और इसका लेफ्ट मोस्ट। क्लियर है। अच्छा, ये भी हो गया मेरा वाई प्लेन, ठीक हो गया।
Z ने किस किस प्लेन को काटा, Z ने इस फेस को काटा और इसके अपोजिट फेस को काटा। Z दिखाने की जरूरत नहीं, कंफ्यूजन होता है। देखो अब ध्यान से समझना, अब ये तो मैंने दिखाने के लिए आपको बना दिए थे, ठीक है। अब देखो, अब मान लो मेरा एक पॉइंट यहां है सपोज, ठीक है, एक पॉइंट यहां है, एक मैंने पॉइंट एक्स प्लेन पे लिया, एक पॉइंट मैंने वाई प्लेन पे लिया, और बच्चों एक पॉइंट लिया मैंने जेड प्लेन पे। ये 3 पॉइंट मैंने ले लिए। अब इनको स्ट्रेस को कैसे दिखाते हैं, देखो नॉर्मल माने परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर, एक्स प्लेन के परपेंडिकुलर ये स्ट्रेस होगी, ठीक है, एक्स प्लेन के परपेंडिकुलर ये स्ट्रेस होगी, तो इसे हम दिखाएंगे नॉर्मल स्ट्रेस से। अब देखो ये किस प्लेन में लग रही है, ये लग रही है एक्स प्लेन में, पहले प्लेन देखते हैं ना, और किस डायरेक्शन में लग रही है, एक्स डायरेक्शन में लग रही है। ठीक हो गई बात, ये हमारी बात ठीक होगी। अब इसी पॉइंट पे प्लेन के पैरेलल क्या होती है, पैरेलल हमेशा शेयर स्ट्रेस लगती है, तो इसी पॉइंट पे मैंने कहा कि मेरी एक शेयर स्ट्रेस लगेगी। अब ये किस प्लेन पे है, ये एक्स प्लेन पे है, डायरेक्शन किस में है, वाई डायरेक्शन पे। क्लियर हो गई बात। अब इसी पॉइंट पे एक शेयर स्ट्रेस और हो सकती है, क्योंकि एक प्लेन ऐसे होगा पैरेलल, एक जेड डायरेक्शन में पैरेलल होगा, तो अब इसी पॉइंट पे एक शेयर स्ट्रेस लग सकती है एक्स प्लेन पे जेड डायरेक्शन में। समझ में आ गई बात, ठीक हो गई। ये तो हो गई इस प्लेन की कहानी। ऐसे ही वाई प्लेन की कहानी होगी कि वाई प्लेन में एक नॉर्मल स्ट्रेस होगी जिसे हम कहेंगे वाई वाई, वाई प्लेन में और वाई डायरेक्शन में। समझ में आ रही है बात बच्चों, वाई प्लेन में और वाई डायरेक्शन में। अच्छा, अब मुझे पता है कि ये जो शेयर स्ट्रेस होती है हमेशा बैलेंस रहती है, देख चुके हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री होती है, तो ये स्ट्रेस इधर नहीं बनाना, ये इधर बनानी है, तो इसको काटेगी कौन, ये वाली, ये वाई के पैरेलल है, तो ये वाई प्लेन में लग रही है किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। क्लियर हो गई बात, किस डायरेक्शन में लग रही है, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, इसको बैलेंस करेंगे दूसरे से, ठीक है, इसको हम बैलेंस करेंगे दूसरे से। देखो अब इसी पॉइंट पे एक वाई प्लेन में लगेगी जेड डायरेक्शन में, लग गई, ठीक हो गई बात। अब ये कौन सा प्लेन है, जेड प्लेन है, तो जेड प्लेन है तो एक नॉर्मल स्ट्रेस आएगी। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूं ताकि आसानी रहे, ठीक है। अब ये मेरा जेड प्लेन है यहां, अब जेड प्लेन में एक नॉर्मल स्ट्रेस आएगी इस तरह से, सिग्मा जेड जेड, ठीक हो गई बात। एक क्या होगा, जेड प्लेन में वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस लगेगी, एक जेड प्लेन में वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस लगेगी, ठीक हो गई, और एक जेड प्लेन में एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस लगेगी, एक जेड प्लेन में एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस लगेगी। तो अगर हम बीच को दिखाएं तो ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं, ये क्या हो गई मेरी, ये हो गई सिग्मा जेड जेड, इसको बैलेंस करेगा, ठीक है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करेगा ये क्या लग जाएगा, जेड प्लेन में लगी है एक्स डायरेक्शन में, और इसको बैलेंस करेगा ये क्या है, जेड प्लेन में लगा हुआ वाई डायरेक्शन में। ये इससे कैंसिल आउट होगा, ये इससे कैंसिल आउट होगा, ये इससे कैंसिल आउट होगा। समझ में आ गई बात बच्चों, ठीक है। तो इसको हम दिखाते हैं, ये होता है आपका मैट्रिक्स, वो सॉरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये जो मैंने दिखाया है इसको हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है, देखो अब नॉमेनक्लेचर आपको पता होना चाहिए। अब आप ये देखो कि मेरी टोटल स्ट्रेस कितनी है, मैंने ये कितने फेस पे दिखाई है, ये एक्स का राइट वाला फेस था, एक एक्स का लेफ्ट वाला फेस होगा, उस पर भी सेम यही कंडीशन होगी। ध्यान से समझना है बच्चों। अभी मैंने टोटल क्यूब में कितने फेस होंगे, 6, अभी कितने पे दिखाई है, 3 पे दिखाई है, 3 और बचे, उन पे भी ऐसा ही होगा। तो कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझेंगे, कहने का मतलब है कि हमारे पास ऐसे ही, अगर मैं ऐसे ही इस स्ट्रेस को दिखाऊं, ठीक है। अब मैं ये 3D में देख रहे हैं, हम किस में देख रहे हैं, 3D में देख रहे हैं।
अगर मैं नॉर्मल स्ट्रेस को दिखा के समझा सकूं क्या, तो पहले टोटल देख लेते हैं। चलो 6 फेस है हमारे पास 6 फेस हैं। टोटल फेस कितने हैं? टोटल फेस है बच्चों 6, ठीक है। अब जब 6 फेस होंगे तो कितनी नॉर्मल होगी बताओ? 6 तो हो जाएगी नॉर्मल, होगी कि नहीं होगी? क्योंकि हर एक फेस पे एक नॉर्मल स्ट्रेस आ रही है, तो 6 हो जाएगी नॉर्मल स्ट्रेस। बात समझ में आ रही है? और हर एक फेस पे 2 शेयर आ रही है, तो 6 फेस पे कितनी आ जाएगी? 12, यानी कि टोटल 12 शेयर स्ट्रेस होंगी, ठीक है। यानी कि अगर मैं एक क्यूबॉइड पे बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेस कितनी होंगी? टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेस होंगी 18। समझ में आ रही है बात? टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेस होंगी 18, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। बट ध्यान से समझना अब मैं जो बता रहा हूं, ये तो हो गया हमारी कहानी। टोटल कितनी होंगी? एक क्यूबॉइड पे अगर दिखाना जाए तो मैक्सिमम 18 स्ट्रेस हो सकती हैं, ठीक। अच्छा, अब ये तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, लेकिन क्या 18 होंगी? देखो, अब अगर मैं इसे 2D में दिखाऊं तो 2D में ये बच्चों जो मैंने बनाया ना, ये पॉइंट ये है, ठीक है। उस पॉइंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर 2D में मैंने दिखाया तो मैंने कहा कि सिग्मा x लगी हुई है ऐसे, तो अब ये भी तो x प्लेन है, तो ये भी x प्लेन होगा, तो यहां भी एक लगेगी। तो बच्चों समझने की बात ये है, इक्विलिब्रियम में तो ये दोनों बराबर होंगी, इक्विलिब्रियम में तो दोनों बराबर होंगी, तो ये अलग तो है नहीं इससे। जो इस प्लेन पे भी आएगी, पीछे वाले x प्लेन पे सिग्मा x ये इसके बराबर होनी है इक्विलिब्रियम में। तो जब ये इसके बराबर होनी है तो हम 6 क्यों कह रहे हैं? फिर हो जाएंगी 3। कितनी है टोटल? टोटल नॉर्मल है 3, क्योंकि एक जो दूसरी बची है दूसरे फेस की, वो इसके बराबर होगी, वो इतनी ही वैल्यू होगी, तो उसको हम अलग काउंट नहीं करेंगे। एक ही फेस को एक ही तो काउंट किया जाएगा, ठीक है। अगर एक फेस के 1000 आदमी हो तब तो आदमी कह सकते हैं कि भैया 1000 है, लेकिन अगर वैल्यू अगर उनकी सेम हो तो हम ये कहेंगे ना ये एक ही है, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों ध्यान रखना, इसका 3 डायमेंशन, अब बात किसकी कर रहे थे हम? 3 डायमेंशन की। तो फॉर 3 डायमेंशन क्या होगा? 3 डायमेंशन में हमारे टोटल नंबर ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस कितनी हुई? हो जाएगी 3, हो जाएगी 3। कौन कौन सी होगी? सिग्मा x सिग्मा y एंड सिग्मा z। क्लियर है? ये हमारी नॉर्मल स्ट्रेस होगी 3 डायमेंशंस में। अब शेयर में देख लेते हैं। देखो बच्चों, मैंने तभी बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ना जरूरी है, कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। अब मैं कह रहा था क्या, मैंने ये कहा था आपको कि टोटल कितनी थी? 12। टोटल कितनी थी? 12 थी। वो भी तो बैलेंस होंगी, हैं बच्चों? वो भी तो बैलेंस होगी। तो टोटल कितनी होंगी? तो जो 12 थी, जैसे यहाँ 6 की 3 हो गई, ऐसे वहां 12 की भी आधी हो जाएंगी। यानी कि टोटल नंबर ऑफ शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर स्ट्रेस 3 डायमेंशन में कितनी होंगी? होंगी 6। कौन कौन सी होंगी? देखो, सबसे पहले होगी टाउ एक्स वाई, फिर क्या होगी? टाउ एक्स जेड, फिर क्या होगी बताओ? टाउ एक्स वाई हो गई, टाउ एक्स जेड हो गई, फिर हो गई हमारी टाउ वाई एक्स, फिर क्या हो गई हमारी टाउ वाई जेड, और फिर क्या हो गई टाउ जेड एक्स, एंड लास्ट में हमारी होगी टाउ जेड वाई। ये हमारी टोटल शेयर स्ट्रेस होंगी, ठीक है, टोटल शेयर स्ट्रेस होंगी। तो बच्चों, अब जो हमें स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं, अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स स्ट्रेस टेंसर क्या होता है। अभी तक तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे। अब ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को अगर हम मैट्रिक्स में दिखाएं तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन के आएगा। क्यों? क्योंकि 9 एलिमेंट्स हैं, तो 3 into 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, 3 into 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा अपने डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक होता है, एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है।
तो अगर हम इसे मैट्रिक्स में दिखाएं तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा 3 डायमेंशन में। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा 3 इंटू 3 का, 3 इंटू 3 यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। ये ऐसे दिखाएंगे, देखो सबसे पहला एलिमेंट, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना, इसमें सबसे पहली रो जो होती है वो प्लेन की होती है। तो ये होगा एक्स प्लेन, ये हो गया वाई प्लेन और ये हो गया जेड प्लेन। तो सबसे पहला एलिमेंट होता है नॉर्मल का, सबसे पहला एलिमेंट होगा नॉर्मल। नॉर्मल स्ट्रेस किस डायरेक्शन में है, किस प्लेन में है, एक्स प्लेन में लगी हुई है, डायरेक्शन क्या है एक्स। फिर सेकेंड एलिमेंट कितना हुआ, पहली एक नॉर्मल हमने दिखा दी, फिर इस प्लेन पे एक्स प्लेन पे कितनी स्ट्रेस है, 2 और है, एक ये और एक ये। तो ये जो कॉलम होता है ये होता है एक्स कॉलम, ये होता है वाई होता है और ये होता है जेड कॉलम, ठीक है। तो अब हम दिखा रहे हैं कौन से प्लेन में लगी हुई है बताओ, या इसे डायरेक्शन भी मान सकते हो आप, ठीक है, इसको आप डायरेक्शन भी मान सकते हैं। तो ये अब दूसरा जो कॉलम होगा, देखो y और x, पहले हमारा x और x मैच किया, x और x सिर्फ नॉर्मल में मैच कर रहा है इसलिए यहां पर नॉर्मल को फिल कर दिया। फिर y x के साथ मैच करेंगे, y x के साथ, प्लेन कौन सा है x, तो पहले प्लेन आएगा यानी कि x और फिर y यानी कि शेयर स्ट्रेस आएगी x y। समझ में आ रही है, पहले प्लेन आएगा फिर डायरेक्शन आएगी, पहले प्लेन आएगा फिर डायरेक्शन, फिर प्लेन आएगा फिर डायरेक्शन। तो ये आ गया प्लेन और ये आ गया डायरेक्शन, इस तरह से फिल करेंगे। अब देखो यहाँ, अब यहाँ y प्लेन आएगा और x डायरेक्शन आएगी। तो y प्लेन में x डायरेक्शन में क्या लगा हुआ है, y प्लेन में x डायरेक्शन में लगी है शेयर स्ट्रेस, y प्लेन में x डायरेक्शन में क्या लगी हुई है शेयर स्ट्रेस। ऐसे ही y प्लेन में y डायरेक्शन में क्या लगी हुई है, y प्लेन में y डायरेक्शन में लगी हुई है नॉर्मल स्ट्रेस वाई वाई। ऐसे ही y प्लेन में z डायरेक्शन में क्या है, y प्लेन ये है और z डायरेक्शन में हमारी है शेयर स्ट्रेस जो z डायरेक्शन में लगी हुई है। फिर तीसरी रो भरेंगे, तीसरी रो कैसे भरेंगे, z प्लेन में x डायरेक्शन में क्या है, z प्लेन में आ गए, x डायरेक्शन में देखा हमने शेयर स्ट्रेस लगी हुई है। फिर z प्लेन में y डायरेक्शन में आ गए, z प्लेन में y डायरेक्शन में भी शेयर स्ट्रेस लगी हुई है। और लास्ट में z प्लेन में z डायरेक्शन में आया तो वहां हमें नॉर्मल स्ट्रेस मिली। तो बच्चों ध्यान से समझने वाली बात यह है, देखो अब बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बताने जा रहा हूं मैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैं इस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स कौन सा है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है बच्चों वो हमेशा सिमेट्रिकल होता है अपने डायगोनल के। अगर मैं डायगोनल की लाइन यहां से खींचूं तो ये हमेशा सिमेट्रिकल क्यों है, रीजन बताऊंगा मैं। सबसे पहला पॉइंट नोट करके यहां लिखना है, क्या हमें मालूम है जो शेयर स्ट्रेस होती हैं वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होती है। शेयर स्ट्रेस, शेयर, ये हमें प्रूफ करना है कि जो इस मैट्रिक्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये अपने डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक होता है कि नहीं होता है। तो शेयर स्ट्रेस ऑलवेज क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर, कॉम्प्लीमेंटरी इन नेचर, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। यानी कि जो टाउ एक्स वाई होगा वो किसके बराबर होगा, टाउ वाई एक्स के। बात समझ में आ गई। दूसरी चीज टाउ एक्स जेड जो होगा वो बराबर होगा टाउ जेड एक्स के। और तीसरी चीज टाउ जेड वाई जो होगा वो बराबर होगा टाउ वाई जेड के, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कहने का मतलब है ये वाला जो टर्म है वो इस टर्म के बराबर हो गया, ठीक। ये वाला जो टर्म है वो इस टर्म के बराबर हो गया और ये वाला जो टर्म है वो इस टर्म के बराबर हो गया। तो एक डायगोनल हमने खींचा
स्क्वायर मैट्रिक्स के जो मुझे अपर डायगोनल में मिल रहा था वही मुझे लोअर डायगोनल में भी मिल रहा था, वही सेम वैल्यू रिपीट हो रही थी। यहाँ अगर 3 था तो यहाँ भी 3 था, यहाँ 4 था तो यहाँ भी 4 था, यहाँ 5 था तो यहाँ भी 5 था। इसका मतलब यह है कि अगर मैं डायगोनल के अबाउट देखूं तो अपर डायगोनल और लोअर डायगोनल क्या है, सेम वैल्यू मिल रही है। इसीलिए कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है वो हमेशा अपने डायगोनल के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है। ये हमने प्रूफ कर दिया। कैसे प्रूफ हुआ ये कैसे प्रूफ हुआ? ये प्रूफ हुआ बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस की प्रॉपर्टी से, कि अगर शेयर स्ट्रेस कॉम्प्लीमेंट्री ना हो तो कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपने डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? तो इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या, कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस की वजह से जो इस मैट्रिक्स हमारा बना था स्क्वायर मैट्रिक्स, वो हमेशा अपनी डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक रहता है। तो ये नोट पॉइंट करके आएगा कि जो सिमेट्री ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स किससे आती है, कि सिमेट्री जो होती है स्क्वायर मैट्रिक्स की वो आती है कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस की वजह से। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, वैसे हमारे टोटल नंबर में जो मैं डिस्कस कर रहा था, क्या एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक। वैसे हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ रहे थे? 9। ये टोटल कितने हैं? 9। लेकिन ये तो बराबर हैं दोनों, ये तो दोनों बराबर हैं, तो 2 ये बराबर हो गए, 2 ये बराबर हो गए, 2 ये बराबर हो गए। यानी कि अगर हमें स्क्वायर मैट्रिक्स 3 डायमेंशन का दिखाना है तो हमें 9 एलिमेंट की जरूरत है। और प्रैक्टिकली हमारे पास कितने एलिमेंट होने चाहिए? हमें कितने पता होने चाहिए? 6। 3 नॉर्मल, 3 शेयर। अगर 3 शेयर हमें पता लग गए तो 3 शेयर जो हम बचे हैं 9 में से वो हम निकाल सकते हैं। तो टोटल 6 एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन 3 डायमेंशन, राइट। टोटल 6 एलिमेंट्स। बट अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हो तो उसमें फिर आपको 9 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? तो अगर आपको किसी पॉइंट पे स्ट्रेस दिखानी है, अगर आपको किसी पॉइंट पे स्ट्रेस दिखानी है तो टोटल 9 एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड। बट अगर आपको किसी पॉइंट पे स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है तो टोटल 6 एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड। दोनों में डिफरेंस आ गया। तो दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, 9 एलिमेंट दिखते हैं, वैसे हम कैलकुलेट करते हैं टोटल 6 एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड। क्लियर हो रही है बात? इसी को कहते हैं स्ट्रेस टेंसर। इसी को कहते हैं स्ट्रेस टेंसर। स्ट्रेस टेंसर इज व्हाट? स्ट्रेस टेंसर इज अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट, कि कैसे हम किसी पॉइंट पे स्ट्रेस को हम दिखाते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर नोट पॉइंट आएंगे। पहला नोट पॉइंट क्या आएगा बच्चों? सबसे पहला पॉइंट आएगा कि टोटल 9 एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शो स्ट्रेस एट अ पॉइंट। क्लियर हो गई बात? किसमें? इन 3 डायमेंशन। ठीक है, टोटल 9 एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड। कौन कौन से हैं वो सामने हैं आपके। अच्छा, प्रैक्टिकली अगर आपको स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है तो कितने एलिमेंट रिक्वायर्ड होंगे? तब होंगे टोटल 6 एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड to calculate, not show, to calculate the stress at a point in 3 डायमेंशन। तो बच्चों ये तो सेकेंड पॉइंट हो गया कि टोटल 6 एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन 3 डायमेंशन, राइट।
थर्ड पॉइंट क्या होगा, जो मैट्रिक्स होती है वो हमेशा क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो स्ट्रेस टेंसर, इस मैट्रिक्स को ही स्ट्रेस टेंसर बोलते हैं। स्ट्रेस टेंसर इज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बात ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लास्ट वन जो है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है क्या, इसमें अच्छा टोटल 6 एलिमेंट्स कौन कौन से वो मैं लिखवा चुका हूँ, ठीक है। ये हो जाएंगे, इनको अगर आप हटा दोगे तो टोटल 6 एलिमेंट ये हो जाएंगे, ठीक है। इनसे ही आपका काम है, क्योंकि अगर ये वैल्यू मालूम हो गई तो आप इनको भी भर सकते हो। मान लो जैसे 3 है तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, ये 4 है तो यहाँ भी 4 आ जाएगा, ये 5 है तो यहाँ भी 5 आ जाएगा, तो ठीक है। अच्छा, जो ये डायगोनल के अबाउट स्क्वायर मैट्रिक्स की जो सिमेट्री हमें मिल रही है वो किस वजह से, किस प्रॉपर्टी से मिल रही है, कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। तो हम क्या लिखें, इसमें लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिमेट्रिक, स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑलवेज symmetric about its diagonal, और ये किस वजह से हो रहा है, इट्स डायगोनल ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस, ड्यू टू कॉम्प्लीमेंटरी शेयर स्ट्रेस। समझ में आ गई बात। तो बच्चों, देयर आर 4 पॉइंट्स दैट यू हैव टू बी रिमेंबर इन योर माइंड, ठीक है। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल प्लेन का, प्रिंसिपल स्ट्रेस का, क्रिटिकल पॉइंट का एंड व्हाट इज द स्ट्रेस टेंसर समझ में आया होगा, राइट है। तो ये जो अभी शुरुआत है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की, बहुत आगे जाएगा ये चैप्टर, थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको मैं बहुत डिटेल में कराऊंगा। तो जो पीछे हमने सीखा है वो यहाँ यूज होगा, और यहीं से मशीन डिजाइन के कॉन्सेप्ट शुरू होते हैं। अब तक जो हमने पढ़ा है वहाँ से मशीन डिजाइन का कोई लेना देना नहीं है। मशीन डिजाइन का असली कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू होगा। स्ट्रेस टेंसर को दिखाने के बाद एक पॉइंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस पॉइंट पे प्लेन कैसे निकालते हैं लोडिंग के करस्पॉन्डिंग, फिर उस प्लेन को निकालने पे फिर स्ट्रेसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर वो जो स्ट्रेस हमारे पास आती है उसका हम थ्योरीज ऑफ फेलियर में कैसे यूज़ करते हैं, कैसे डिज़ाइन करते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है, आप इसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। ये बार बार आप रिवाइज करेंगे तो उतना ही आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।